हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स। ये 11th क्लास का काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग सीख रहे हैं और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। इससे पहले आप लोग हीट के बारे में, वर्क के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे पहले कि आप लोग अच्छे ढंग से हीट के बारे में और वर्क के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आगे का ये टॉपिक पढ़ा हुआ रहेगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस और मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर। थर्मोडायनामिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में इससे पहले कि आप लोग जानते हैं और अच्छी तरह से जान रहे हैं और लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ उसको हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ उसको परिवर्तित किया जा सकता है। मोटे तौर पर इसी पर जो है सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। चाहे ये केमिस्ट्री की बात करें या फिर फिजिक्स की बात करें, ये हायर क्लासेस के लिए है। तो चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल से हम लोगों को पढ़ना होगा और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। दैट मीन्स एनर्जी को कंजर्व करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, किसी भी फॉर्म में रहे। या तो फिर ये एनर्जी ये चेंज कर जाते हैं, फिर जो है सो हीट एनर्जी वर्क में या फिर वर्क के फॉर्म में। या तो किसी सिस्टम को हीट दिया जाए और हीट देने पर उसकी एनर्जी जो है सो कंजर्व हो जाए, या नहीं तो फिर किसी भी सिस्टम पर हम लोग एक ऐसा काम करें कि उसके ऊपर किसी तरह का किसी सिस्टम पर कोई काम कर दिया जाए। और जब उसके ऊपर आप ये काम कर देते हैं तो ये उसकी अंदर की अपनी एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। So the first law of thermodynamics says that conservation of energy. So totally this is the conservation of energy. Conservation of energy. एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग आज जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा एक फार्मूला याद रखना है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। सबसे पहले मोटे तौर पर इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। डेल्टा U जो दिखला रहा है यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितने से चेंजेज आ रहे हैं, चेंज के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी सिस्टम का हम लोग इंटरनल एनर्जी को नहीं माप सकते हैं, सिर्फ जो हम लोग माप सकते हैं वो उसके इंटरनल एनर्जी में कितने से परिवर्तन आ रहा है, कितने से चेंजेज आ रहा है, सिर्फ इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यहाँ पर डेल्टा Q जो दर्शाने का काम कर रहा होता है, डेल्टा Q जो दिखलाता है वो है हीट गिवन टू द सिस्टम। हीट गिवन, किसी भी सिस्टम को हीट देना, हीट गिवन टू द सिस्टम, नोट कर लो, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को हीट दिया जाता है।
और जब हीट देने का काम कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को, दैट मीन्स उस सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। W जो शो कर रहा है यहाँ पर, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये बहुत बड़ा एहसान का काम होता है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कुछ आप हीट नहीं दे रहे हो तो कम से कम उसके ऊपर वर्क कर दो, और वर्क करने से उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, ये चेंज कर जाते हैं ये। ठीक है, तो इसको नोट करो। सबसे पहले अगर इसको साइंटिफिकली अगर लिखने का इसको काम किया जाएगा तो फिर इसको लिखना डेल्टा यू इज सॉरी डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर इंस्टेंटेनियस में अगर छोटे से क्षण के लिए, छोटे से पल के लिए अगर इसको लिखने का काम करोगे तो लिखना डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, नोट करो इसको। चलिए, नोट कर लिया, टेक द स्क्रीनशॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये 11th क्लास का केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अभी हम लोग को जानने की कोशिश किए हैं। तो एक बात को याद रखना कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी आते हैं वो एनर्जी कहाँ से आता है। तो टोटल एनर्जी अगर किसी भी सिस्टम का ले लिया जाए, याद रखो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात करें हम लोग, टोटल एनर्जी की बात करें हम लोग, तो कहाँ कहाँ पर से ये हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के कारण, काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण आएगा टोटल एनर्जी जब किसी भी सिस्टम की बात करेंगे तो, राइट। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सिस्टम का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसके साथ में, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कारण, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण ये उत्पन्न हो रहा होता है। ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा किसी भी सिस्टम में अपना एक एनर्जी होता है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इसी को हम लोग दिखलाते हैं डेल्टा यू से, दिखलाने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई भी बॉडी जब ये रेस्ट में होते हैं तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी काइनेटिक एनर्जी वर्क नहीं कर रहा होता है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी वर्क नहीं कर रही होती है, लेकिन उसके इंटरनल एनर्जी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एनर्जी जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करेगा जब कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा। सिस्टम रेस्ट, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, किसी भी तरह के एक्सटर्नल फील्ड, किसी भी तरह के एक्सटर्नल
एनर्जी अगर उसके ऊपर नहीं लगाया जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड कर रहे होते हैं वो इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर सिस्टम रेस्ट में है, इफ एनी सिस्टम इज इन रेस्ट, अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है, विरामावस्था में है, विराम में है, तो ऐसे सिचुएशन में ना तो उसके ऊपर कोई काइनेटिक एनर्जी वर्क करेगा, ना तो कोई पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगा, और सिर्फ उसके सिर्फ जो आ जाएंगे टोटल एनर्जी जो इक्वल हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल हो जाएगा, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये मास के कारण हो सकते हैं, जैसा कि आप लोग रिलेटिव एनर्जी के बारे में पढ़े हो, E इज इक्वल टू mc², दैट मीन्स मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और किसी भी मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण डिपेंड करेगा, वाइब्रेशन के कारण आएगा, रोटेशन के कारण आएगा। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के कारण ये उत्पन्न हो रहे होंगे। नोट करो इसको। ओके। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स के कारण ये उत्पन्न हो सकता है। अगर इसके ऊपर बात किया जाए इंटरनल एनर्जी के ऊपर, तो बहुत बड़ा ही व्याख्यान चल सकता है, बहुत बड़ा ही लेक्चर चल सकता है, जितना चाहो इसके ऊपर, चूँकि सारे के सारे सिस्टम, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की कोई भी सिस्टम, उसके अंदर अपनी एक इंटरनल एनर्जी, खुद ब खुद का अपना एक इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी बात करेंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की, मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है, मास के कारण हो रहा है, उसके मास के कारण हो रहा है। ठीक है। मोशन के कारण हो रहा है, मोशन के कारण हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं कि N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक टक्कर हो रहा होगा, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी आएगा। ओके। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में एक जो है से एक वाइब्रेशन पैदा हो गई है, इधर से इधर से इधर से, ये सारे के सारे जो है से कि इंटरनल फोर्सेस इसके अंदर लगा रहा है। ठीक है। तो इसके कारण उत्पन्न होगा, दैट मीन्स वाइब्रेशन के कारण आएगा, वाइब्रेशन के कारण आएगा। फिर इसी तरह से मान लीजिए कि नाइट्रोजन जो है सो कोई भी उसको एक जो है सो बीच का एक सिस्टम मिल गया है, कोई भी बीच का एक बाउंड्री मिल गया है, और इसके इर्द गिर्द में जो है सो ये रोटेट करने का काम कर रहा है। तो इसके कारण जो है सो रोटेशन के कारण, तो इन सारी चीज़ों के कारण, रोटेशन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, और मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर के कारण, कॉलिजन के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण इंटरनल एनर्जी उत्पन्न हो रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारे वे हो सकते हैं, जो किसी भी सिस्टम के बारे में हम लोग ये कहेंगे कि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी मौजूद है। टॉपिक ये बहुत बड़ा ही लंबा है, काफ़ी शोध का भी विषय है, समझ जाओ इस तरह से। लेकिन हम लोगों को जितना पढ़ना है, जितनी जानकारी लेना है, उतना तो जानकारी हम लोग जेई लेवल से, नीट लेवल से और आपका बोर्ड लेवल से हम लोग टोटल के टोटल प्राप्त कर लेंगे। ओके। नोट करें पहले इसको। तब देखो यहां पर इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम में, छोटा सिस्टम हो या फिर बड़ा सिस्टम हो, कहाँ पर से ये आ सकता है, इसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी, इसको अक्सर डेल्टा यू से दिखलाते हैं, कहीं कहीं पर आई से भी लिखा रहेगा, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेज के कारण
काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोग पढ़े वाइब्रेशन के कारण, उसके रोटेशन के कारण, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण उत्पन्न हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल्स के कारण ये उत्पन्न होगा, ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल्स के कारण उत्पन्न होगा, ठीक है। और भी काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं वाइब्रेशन के कारण, अभी हम लोगों ने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से रोटेशनल हो सकता है वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स के कारण, वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स के कारण काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन के कारण, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण हो सकते हैं। आगे आ जाओ। हम लोग जब किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी के कारण हो सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कारण हो सकते हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहे होते हैं, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के कारण भी किसी भी सिस्टम में उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी और भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकते हैं, फ्री ऑफ एटम के कारण हो सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के कारण हो सकता है। और भी बहुत सारा एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। बट याद रखो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी तो किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल्स के कारण, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स के कारण, काइनेटिक एनर्जी रोटेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स के कारण, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में लगता है, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का और भी डिफरेंट चीज़ों के कारण, डिफरेंट वजहों के कारण हो सकता है। बट इसीलिए ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को फाइंड किया जाए। तो हम लोग पढ़ते क्या हैं? हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंजेज कितना से आ रहा है, इंटरनल एनर्जी कितना से चेंज करने का काम कर रहा है। तो इसके बारे में जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो नोट में लिख लेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to find out internal energy of a system। किसी भी सिस्टम का हम लोग इंटरनल एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो फाइंड करेंगे सिर्फ चेंज इन द internal energy। So we get only change in internal energy, change in internal energy, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग सिर्फ इंटरनल एनर्जी के चेंज के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कितने से चेंजेज आया है इसके बारे में हम लोग सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं कि किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी कितना है उसको कैलकुलेट करेंगे, नहीं, बल्कि ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कितना से उसका इंटरनल एनर्जी चेंज कर गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को कैलकुलेट जो करना है डेल्टा यू के बारे में, कैलकुलेट जो करना है हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है बाबू वह है डेल्टा यू के बारे में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में। ये डेल्टा यू जो शो करता है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस से। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा था डेल्टा यू इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी दिखलाता है हीट में कितने से चेंजेज आया है, किसी भी सिस्टम को कितना हीट दिया गया है, या फिर उस सिस्टम के ऊपर वर्क कितना किया गया है। तो इन दो कारणों से हम लोग उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, चलिए इसको कुछ प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद फिर जो है सो इसके बारे में हम लोग डिराइव करेंगे कुछ इक्वेशन को, और इक्वेशन को डिराइव करने के बाद फिर हम लोग आएंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी शॉर्ट में लिखते हैं इसको IE। ओके, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। किसी भी मैटर के कितना अमाउंट है इस बात पर अगर डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा। कोई भी मैटर लिया जाए, किसी भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, तो उसका सिस्टम का कुछ न कुछ उसका अमाउंट होगा। अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, अमाउंट कम भी हो सकता है। तो अमाउंट ऑफ मैटर पर जब डिपेंड करे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? दूसरा पॉइंट याद रखना इंटरनल एनर्जी के बारे में, इट इज अ स्टेट फंक्शन। इट इज अ स्टेट फंक्शन। यह स्टेट फंक्शन है। दैट मीन चेंजेज आने के लिए स्टेट फंक्शन उसे कहते हैं कि लास्ट वाले से फाइनल वाले में कितना सा चेंजेज आ रहा है। जैसे इंटरनल एनर्जी में चेंजेज फाइनल वाले में डेल्टा UF से चेंजेज कितना दिखलाया UI में। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी फाइनल से इनिशियल में कितना से चेंज को दिखलाने का काम किया है। ठीक है, जैसे V के बीच में और P के साथ में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, चलिए एक पॉइंट से मान लिया कि दूसरे पॉइंट पर गए, A से मान लिया कि B पर गया, इस रास्ते से होकर करके गया। यहाँ जो चेंज दिखलाया डेल्टा U1, यहाँ मान लिया कि चेंज जो दिखला रहा है यहाँ पर दिखला रहा है डेल्टा U2। अरे भाई, हम लोग तो गए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हम लोग जाने का काम किए हैं पहला वे में। दूसरा जो रास्ता जो हम लोग अपनाए हैं, दूसरा जो पाथ जो हम लोग अपनाने का काम किए, ये किए हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लिया कि एनर्जी जो दिया हुआ था UI था इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर जो दिया UF दिया हुआ है। चाहे रास्ता जो भी हो, इधर से रास्ता हो या फिर इधर से रास्ता हो, अंतिम वाले में से पहले वाले को माइनस कर लेते हैं, इसका डिफरेंस को दिखला लेते हैं, और जो डिफरेंस आता है
इतने से चेंजेज जो आ जाता है दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। बीच रास्ते में किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं आए, बीच रास्ते में किसी तरह कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर बीच रास्ते में किसी तरह कोई चेंजेज आता है, या तो फिर एनर्जी इंक्रीज़ करता है या फिर एनर्जी डिक्रीज़ करने का काम करता है, तो ऐसा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड पाथवे फंक्शन कहलाता है। लेकिन सिर्फ लास्ट वाले से पहला वाला में सिर्फ वो डिफरेंसेस को शो करना दिखाया जाए तो ऐसे वाले को स्टेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा यू जो डिपेंड कर रहा होता है डिपेंड्स ओनली ऑन, याद रखेंगे इस बात को, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। डेल्टा यू डिपेंड्स only on initial and final difference। इनिशियल एंड फाइनल डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल डिफरेंस पर सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज कर जा तो ये जो होते हैं स्टेट फंक्शन होता है, मिट गया यहाँ पर, ये स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरी बात ये जो होता है इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस। ये जो होते हैं साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, जहाँ पर से चल करके जाते हैं वहीं पर ये पहुँच सकते हैं। और जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा यू के वैल्यू दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे। इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस। तो तीसरा पॉइंट नोट कर लेना, इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस है, दैट इज डेल्टा यू का जो वैल्यू आएगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नोट करो, नोट करें। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आइडियल गैसेस के लिए। चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, आइडियल गैसेस के इंटरनल एनर्जी के बारे में एक फार्मूला सीधा सीधा याद रखना, और ये फार्मूला सभी जगह लागू होता है, आप कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। अभी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं डेल्टा यू जो दिखला रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। याद रखना इसको, ये 100% लागू होने वाला फार्मूला है ये। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितने से चेंजेज आ रहा है, एन जो दिखलाते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का फार्मूला आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, गिवन मास बाई मोलर मास, किसी भी चीज़ का गिवन मास बाई मोलर मास। तब वहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। यहाँ जो हम लोग फाइंड करते हैं, ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। सी जो दिखला रहा होता है मोलर स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो दिखलाते हैं यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर यहाँ पर ये इसके बारे में जो दिखला रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ठीक है, ये बिल्कुल 100% लागू होने वाला किसके लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए लागू होने वाला ये फार्मूला है। ये इसको अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नोट करें इसको। क्लियर है यहां तक? चलो मिटाते हैं। चलिए तो आगे इससे जो है रिलेटेड फार्मूला के बारे में हम लोग करें। अभी हम लोग देख रहे थे डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, जहाँ पर ये शो किया चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू एन, जो दिखलाने का काम किए वो था नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है सी वी दिखला रहे थे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर के बारे में। एक फार्मूला पक्का एकदम 99% याद रखना, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। यहाँ पर एफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये आपको जिस तरह का आप मॉलिक्यूल्स लेने का काम करेंगे उससे आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे एफ का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, एफ का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए इसका वैल्यू 3 होता है। याद रखना है इसको। ओके, जैसे हीलियम के लिए, नियॉन के लिए, आर्गन के लिए मोनो एटॉमिक में हीलियम, नियॉन, आर्गन। उसी तरह से डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए 5 याद रखना, O2 के लिए, N2 के लिए, जिसके साथ में 2 लगा हुआ रहे, जिसके साथ में 2 लगा रहे। डाई एटॉमिक के लिए F का वैल्यू 5 होता है। पॉली एटॉमिक के लिए पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए O3 दिया हुआ है, S8 दिया हुआ है। इस गैसेस के लिए याद रखना, इसके लिए 6 होता है। ठीक है, आर के वैल्यू, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर के वैल्यू नियर अबाउट 2 कैलोरी पर मोल। नियर अबाउट में आप इसको याद रखो, या 8.314 पर केल्विन। आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको याद रखना। ठीक है, चलिए नोट करें इसको। ओके,
इंटरनल एनर्जी के बारे में और भी जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, और भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में जानने की कोशिश करें। एक बात तो ये जानना चाहिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई एक बार, वाई इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैसेस इज सेड टू बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को सिर्फ हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्यों कहते हैं? वाई इंटरनल एनर्जी, शॉर्ट में लिखो, वाई इंटरनल एनर्जी of a system is said to be only काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ इसको काइनेटिक एनर्जी क्यों कहते हैं? ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो परिवर्तन से आते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के कारण आते हैं। ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम को डिपेंड कर रहा होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल, जो भी उसके मॉलिक्यूल इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बात तो ये याद रखना, एक बात तो ये याद रखना, ठीक है, जैसे इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल के कारण हो सकते हैं। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण हो सकते हैं। अभी पीछे तुरंत अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकते हैं, यहाँ लिखो। उसी तरह से अभी हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होता है। ठीक है। फिर मान लिए कि उसके अंदर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें, पोटेंशियल किसी भी सिस्टम में, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ये जो आते हैं उसके अट्रैक्शन के कारण आता है। ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब कोई आइडियल गैसेस जो होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, ये आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स माना जाता है। एन आइडियल गैस इज एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स, एन आइडियल गैस इज एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहा होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं काम कर रहा होता है। और जब अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं काम करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेज आ रहे होते हैं, चेंजेज इन इंटरनल एनर्जी जो आ रहे होते हैं, सिर्फ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के कारण आ रहे होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में काइनेटिक एनर्जी के कारण ही उत्पन्न हो रहे होते हैं इंटरनल एनर्जी में। इसीलिए कहा जाता है वाई इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज सेड टू बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही कहते हैं इसको, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। आइडियल गैस जो आइसोलेटेड इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर अट्रैक्शन नहीं होता है, और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है। चलो नोट करो। ओके। अभी हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या जाने, हम लोग डेल्टा यू के बारे में, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके।
डेल्टा क्यू जो दिखला रहा था हीट के बारे में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये क्या एक्चुअल में क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। डेल्टा क्यू दैट मीन्स हीट जो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का एक फॉर्म्स है। जब किसी भी सिस्टम को हीट दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। जब किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो पॉजिटिव में लेंगे। हीट गिवन बाई द सिस्टम, उस सिस्टम के द्वारा हीट को और ले लिया जाए, उससे और अवशोषित कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो फिर इसको कहेंगे ये नेगेटिव में है। ये क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर से, ठीक है। हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। और भी याद रखो, एक फॉर्मूला ये और भी याद रखो, एक फॉर्मूला और भी याद रखें। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, MC डेल्टा T। ये सभी के लिए याद रखना, ये अप्लाई होगा सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, गैसेस के लिए भी, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। ये सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए, इसका जो एप्लीकेशन करते हैं सभी के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, यहाँ पर M जो दिखला रहा है मास को दिखलाता है, C जो दिखला रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, एंड T द चेंज इन टेम्परेचर, ये शो करता है, मास को शो करता है, C चेंज करता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दिखलाता है, एंड चेंज इन डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस को दिखलाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन आइडियल गैसेस के लिए याद रखना, फॉर आइडियल गैसेस क्या लिखते हैं, फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए याद रखना Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, NC डेल्टा T। N जो दिखला रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आइडियल गैसेस में जो लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, मास को हम लोग शो करने का काम नहीं करते हैं। और C जो हो गया यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पर अक्सर जो C दिखलाते हैं कैपिटल वाला दिखलाते हैं, यहाँ पर दिखलाते हैं स्मॉल वाला दिखलाते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C के लिए लिख लेना मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इधर का है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, नोट करो इसको। ओके, दूसरा टॉपिक है, इसके साथ में हम लोग डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W के बारे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ रहे हैं। डेल्टा W दैट मीन्स ये शो कर रहा होता है वर्क को, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। किसी सिस्टम पर काम करोगे तो क्या होगा वैल्यू, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा अगर काम करवा लिया जाए तो क्या होगा, ये नेगेटिव। ओके, वर्क के बारे में आप लोग जानते हो, बहुत सारा फार्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में पढ़े हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरह से और भी क्या पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू MGH
mgh। इसी तरह से वर्क इज इक्वल टू, और भी हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं स्प्रिंग के लिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब लेकर के जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, Q इंटू डेल्टा भी, हीट इंटू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, फिर वर्क इज इक्वल टू, जब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होते हैं गैसेस के लिए, फॉर गैसेस के लिए वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी, चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको ये कह दे, अगर मान लिए कि ऐसा आपको दे दे भी के बीच में और पी के बीच में, अगर किसी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के, इस पॉइंट तक के वर्क हुआ है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के वर्क हुआ है, और टोटल वर्क फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, तो फिर कैसे वर्क को फाइंड करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर से मान लेते हैं V1 है ये, यहाँ से मान लेते हैं ये V2 है ये। दैट मीन्स वॉल्यूम में इसके चेंजेज आए हैं, वॉल्यूम में इसका चेंजेज आया है। ठीक है, प्रेशर भी कुछ जो है सो हाई लेवल के तरफ में जा रहा है, दोनों में चेंजेज आ रहा है। तब क्या करते हैं, इस पार्ट का टोटल के टोटल एरिया फाइंड कर देते हैं। तो डेल्टा W इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ग्राफ, एरिया अंडर कर्व ग्राफ। ठीक है, इस पार्ट का जो भी एरिया होगा यहाँ तक इस पूरे एरिया को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और एरिया को फाइंड कर लेंगे, दैट मीन्स इतना दूर तक के इसका वर्क निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक ये टोटल इसका डेफिनेशन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, और ख़ास करके यहाँ पर जो पढ़ना है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड जो भी डेरिवेशन आ सकता था सारा डेरिवेशन दिया जा चुका है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। नोट करें क्वेश्चन, फाइव हंड्रेड कैलोरी heat is given to a system, एक सिस्टम को 500 कैलोरी का हीट दिया गया है। ठीक है, एंड सिस्टम परफॉर्म 350 कैलोरी वर्क। ये इतना वर्क परफॉर्म्स करने का काम कर रहा है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी कितना होगा ऑफ द सिस्टम। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। और इंटरनल एनर्जी में चूंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालते हैं, कितना से ये चेंज करेगा, दैट इज यहाँ पर लिख लेना चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कितने से चेंजेज करेंगे। ठीक है, चलो लगाओ सॉल्यूशन करो इसका। क्या पढ़े हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं,
500 कैलोरी हीट इज गिवन टू अ सिस्टम। एक सिस्टम को 5 कैलोरी का हीट दिया गया है, इतना कैलोरी का इसको हीट दिया गया है, जिसके द्वारा जो वर्क परफॉर्म हुआ है 350 कैलोरी, 350 कैलोरी का वर्क परफॉर्म हुआ है। ठीक है, ये परफॉर्म हुआ है किसी सिस्टम के द्वारा, और जब किसी सिस्टम के द्वारा होता है तो इसको हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 500 में से 350 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 150 प्लस 150, इतना इसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेज आ जाएंगे। ओके, चलो नोट करो। ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज राइट, यस। एवरीथिंग इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मोल ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस का लिया गया, 0.5 लिया गया है। इसको हीट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर करके 125 डिग्री सेल्सियस तक के। इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैप्चर कर रहा है ना, कैमरा कट नहीं रहा है। ठीक है, राइट। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट। पहला पॉइंट, डेल्टा क्यू कितना होगा, वर्क परफॉर्म ये कितना करेगा, इसका डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा। ठीक है, इसके अलावा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा। तीसरा पॉइंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। 0.5 मोल दिया गया है ऑक्सीजन का, और इसको हीट किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर करके 125 डिग्री सेल्सियस तक के हीट किया जाता है। ठीक है, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, सॉल्यूशन हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू N C, और यहाँ पर जो दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर पर है, इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पर CP, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर है ये। इसके अलावा हो गया डेल्टा T हो गया, ये तो फार्मूला हो गया आपका। यहाँ पर डेल्टा T जो चेंजेज आ रहे हैं, डेल्टा T जो चेंजेज आ रहे हैं 125 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया ये, माइनस करने पर ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसका दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितने से दिया हुआ है 0.5 मोल से दिया हुआ है। एंड दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। तो चूंकि एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया, CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R। CV इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखें, यहाँ लिखते हैं CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R। R का वैल्यू नियर अबाउट कितना पड़े हो, 2 कैलोरी
पर मोल केल्विन। ठीक है, ये पढ़े हो। Cv इज इक्वल टू एफ, डाई एटॉमिक, और डाई एटॉमिक में एफ का वैल्यू होता है 5, एफ का वैल्यू 5/2 हो गया, नियर अबाउट 2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये Cv इज इक्वल टू आ गया 5 आ गया, Cv इज इक्वल टू 5, इतना कैलोरी आ गया, ये इतना कैलोरी से मिल गया इतना कैलोरी। बट हमको चाहिए Cp, और Cp का जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं Cv प्लस आर, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, तो Cp इज इक्वल टू Cv आ गया 5 आ गया है, और R का वैल्यू 2 हो गया, दैट इज Cp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 कैलोरी। चलो पुट करो, इसको पुट करें। सबसे पहले इसका Q फाइंड कर लो, N हो गया 0.5 हो गया, Cp हो गया 7 हो गया, एंड डेल्टा T आ गया, चेंजेज आ गया कितने से 100 से आ गया। ये इस पॉइंट से 0 को ख़त्म कर दो, कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 इज इक्वल टू 350। ठीक है, 350 कैलोरी आ जाएगा ये। एक तो Q इसका फाइंड हो गया 350 कैलोरी, राइट। इसके बाद जो है सो इसमें जो फाइंड करना है डेल्टा U फाइंड करना है, फिर डेल्टा W फाइंड करना है। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल टू, फार्मूला क्या पढ़े हो, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, N हो गया 0.5 हो गया, CV का वैल्यू कितना निकाले हो 5 निकाले हो, डेल्टा T इज इक्वल टू 100 हो गया। ये इससे ही एक जीरो से यहाँ पॉइंट से एक जीरो ख़त्म कर दो, 5 5 जा 25, 10 जा, कितना हो गया 250 कैलोरी, 250 कैलोरी हो जाएगा ये, राइट। तीसरा हो गया, यहाँ से वर्क डन फाइंड करना है, ये वर्क डन फाइंड करना है, यहाँ से निकाल लो। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा U इज इक्वल टू, डेल्टा U इज इक्वल टू 250, ये हो गया 250 कैलोरी, Q इज इक्वल टू लाए हो 350 कैलोरी प्लस डेल्टा W प्लस डेल्टा W, देयरफॉर डेल्टा W इज इक्वल टू 250 में से 350 इधर लेकर क्या हो गए, कितना हो जाएगा ये -100 कैलोरी। इसका मतलब ये हो गया कि वर्क जो हुआ है वो सिस्टम के द्वारा हुआ है, और जब सिस्टम के द्वारा होता है तो किस चीज में आता है, ये नेगेटिव में आते हैं। चलो नोट करो, नोट करो, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, in an isothermal बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में 150 जूल of work
is done of work is done on an ideal gas, एक आइडियल गैस पर एक आइडियल गैस दिया गया है 150 जूल, उसके ऊपर वर्क किया गया है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है। एक तो वर्क किया गया है उसके ऊपर, तो कितना से जो है सो इसको हीट दिया गया था, दैट मीन्स क्यू फाइंड करना है। और दूसरा फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी में चेंजेज उसमें कितना से आया। ठीक है, याद रखना आइडियल गैस के लिए और आइडियल गैस के लिए जब भी हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे होते हैं, चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर को क्या लिया गया है, कांस्टेंट लिया गया है। यू जो लिया गया है यहाँ पर, यू जो यहाँ पर आ जाएगा, ये जो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं ये। तो इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लेना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पर आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर लिया गया है। T इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब T कांस्टेंट हो गया तो U भी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब U के वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा। चलो फार्मूला क्या पढ़े हो, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, डेल्टा W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आ गया है, 0 हो गया, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा Q। ये तो फाइंड ही करना हम लोगों को, डेल्टा Q। वर्क परफॉर्म किया गया कितने से, 150 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम किया गया है। ठीक है, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर जब काम किए हैं, उसके ऊपर काम कर दिया गया है, तो अभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएंगे। ओके, इसको आप इधर कर देंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 जूल। नेगेटिव में हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सिस्टम, किसी भी सिस्टम से हीट को लिया गया है, और जब सिस्टम को जब हीट ले लेंगे वहाँ से, तब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा ये। ठीक है, ओके, नोट करें, नोट करें। हो मजा आ रहा है। चलो कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। इधर वॉल्यूम लिया गया है लीटर में, प्रेशर को लिया गया है एटीएम में, हीट में चेंजेज इसका मान लिया कि ए से लेकर करके बी तक हुआ है, हीट में चेंजेज ए से बी तक हुआ है। ठीक है, इन द प्रोसेस ए बी, इसमें डेल्टा यू हीट जो चेंजेस दिखला रहे हैं प्लस 200 जूल। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में फ्रॉम ए टू बी, डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस 200 जूल, प्लस 200 जूल। हीट में जो चेंजेज आने का काम किया, इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेज आने का काम किया है, प्लस 200 जूल से किया है। फाइंड करना है इसमें हीट से कितने का चेंज किया है। फाइंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2, इसके सामने यहाँ से इसके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये चेंजेज यहाँ पर
ये चेंजेज यहाँ पर पॉइंट ए से लेकर करके पॉइंट बी तक के जो दिखला रहा है, चलो मान लेते हैं यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क जब हम लोग फाइंड करते हैं तो वर्क फाइंड करने के लिए एक फार्मूला आपको बतलाया गया है, एरिया अंडर कर्व ग्राफ। एरिया अंडर कर्व ग्राफ की बात हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर कर्व ग्राफ। एरिया अंडर कर्व ग्राफ, तो एरिया अंडर कर्व ग्राफ ये इसका एरिया हो जाएगा। दैट मीन्स एक ट्रेपीजम का फॉर्मेशन करेगा, एक ट्रेपीजम आपको दिख रहा है ये। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एंड हम लोग पैरेलल साइड को इसको जोड़ देने का काम करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि ये 2 कर गया, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि कितना कर जाएगा, 4 कर जाएगा। तो 2 + 4 हो गया, और इसके हाइट को ले लीजिएगा, 3 में से 1 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, ये 4 और 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ये आ गया 6 जूल आ गया, ठीक है। अभी जो दिया हुआ था ये एटीएम में जो है सो दिया हुआ था, एटीएम लीटर में दिया हुआ था ये। इसको आप चेंज कर देंगे, जूल में 101, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते 101.3 से, तब ये जूल में चेंज कर जाता है, 0.3 जूल कर दो इसको। 6 3 जा 18, 706, तो ये इतना जूल हो जाएगा, ये इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वर्क निकल गया यहाँ पर, लेकिन हम लोगों को जो फाइंड करना था, फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड क्यू करना है। ओके, यहाँ पर आप ये देखें कि ये वाला जो है सो ये इसके वॉल्यूम में चेंजेज आ रहे हैं, इसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है। और जब वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा होता है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। दैट मीन्स वॉल्यूम में इसके एक्सपेंशन हो रहा है, और जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है तो ये बात जो आता है पॉजिटिव में। एक्सपेंशन जब होगा, इसमें एक्सपेंशन जब आएगा बाबू, तो ये वाली बात होगा पॉजिटिव में, ठीक है। जब ये बात पॉजिटिव में होगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव में ही रहेंगे। ओके, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस कितना पढ़े हो, डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो एक बात तो ये हो गया कि ये आ गया है डेल्टा क्यू हम लोगों को फाइंड करना है, डेल्टा क्यू को हम लोगों को फाइंड करना है। एंड डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना लेकर के आए हो, 607, ठीक है। और चूंकि एक्सपेंशन को दिखला रहा है यहाँ पर, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, W इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि ये पॉजिटिव में हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स ये वाली बात नेगेटिव में रहेगा, तो ये वाला हो गया नेगेटिव कितना, 607.8, 60 इतना हो गया, इतना जूल हो गया। डेल्टा यू इज इक्वल, डेल्टा यू जिसमें डेल्टा यू दिया हुआ था +200 जूल, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर लो, +200 जूल दिया हुआ था, इसको ला करके इधर जोड़ देना, डेल्टा क्यू का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 807.8 जूल, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, नोट करो, नोट कर लें। चलिए,
एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह से हम लोग और ले लेते हैं। क्वेश्चन अभी ग्राफिकल क्वेश्चन ही चल रहा है। इधर P दिया गया है एटीएम में, वॉल्यूम दिया गया है लीटर में। दो पाथ से यहाँ पर एक इस तरह से A से लेकर के B तक के और B से लेकर के A तक के, फिर A से लेकर के B तक के, दो पाथ से यहाँ पर इसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस दिखलाने का काम किया गया है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर A दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर B दिया गया है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये डेल्टा U1 है, इधर जो दिया गया है डेल्टा U2 इस पाथ से दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि एक पाथ से दूसरे पाथ पर फाइनल से लेकर के इनिशियल तक के हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तो चाहे तो इस रास्ता से जाया जाए या फिर इस रास्ता से जाया जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डेल्टा U1 इज इक्वल टू कितना कर जाएगा, डेल्टा U2। इंटरनल एनर्जी दोनों के बराबर ही होंगे, क्योंकि ये किस तरह से होता है, ये किस तरह से होता है, स्टेट फंक्शन होते हैं, ये स्टेट वेव फंक्शन होते हैं, राइट। और स्टेट वेव फंक्शन में इनिशियल से लेकर के फाइनल तक के जो इसके सम आते हैं, इसी को सिर्फ हम लोग लेने का काम करते हैं। पाथ में किसी तरह का कोई चेंजेज आने का काम नहीं होता है। ठीक है, और जब पाथ में किसी तरह का चेंजेज जब नहीं आ रहे होते हैं तो ये वाला डेल्टा U1 और डेल्टा U2 ये बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कहता है कि इसमें हीट में कितने से चेंजेज आया है, हीट में कितना से चेंजेज आया है। तो यहाँ पर का हीट कुछ और होगा, यहाँ पर का हीट कुछ और होगा, राइट। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर का हीट जो है सो Q1 दिया हुआ है, यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है। अब आपसे ये सवाल किया गया है कि Q1 बड़ा होगा Q2 से, B नंबर में Q2 बड़ा होगा Q1 से, C नंबर में Q1 इक्वल होगा Q2 से, D नंबर में ये डाटा सफिशिएंट नहीं है। तीन बातें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो निकालते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व ग्राफ। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ग्राफ। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ग्राफ। एरिया अंडर कर्व ग्राफ। अब देखो यहाँ से एक वाली बात, ये वाली बात, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एरिया को कैप्चर करेगा, ये पूरा एरिया आएगा। दूसरा वाला जो होगा आपको सिर्फ इधर वाला, नीचे वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, तो दो बातें। एक बार तो मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो किया है W1 है, लेट ऊपर वाला जो कर रहा है W1 है, ये वाला पार्ट क्या W1। दूसरा वाला जो नीचे वाला जो मान लेते हैं हम लोग W2 मान लेते हैं। क्लियर है, ओके। और चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो बढ़िया से, वॉल्यूम दोनों सिचुएशन में चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम में एक्सपेंशन दोनों सिचुएशन में हो रहा है। और जो दोनों सिचुएशन में वॉल्यूम में हो रहा है, तो इस सिचुएशन में जो आएगा वर्क डन वो नेगेटिव में आएंगे। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि W1 इज इक्वल टू दिया हुआ है -y और W2 इज इक्वल टू दिया हुआ है -x दिया हुआ है, राइट। ठीक है, तो चूंकि हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2, और इसके बराबर हम लोग कितना पढ़ते हैं, डेल्टा Q1 प्लस कितना हो जाएगा W1। इसके लिए जो हो जाएगा डेल्टा Q2 प्लस कितना हो जाएगा W2 हो जाएंगे। ये हो गया डेल्टा Q1। W1 इज इक्वल टू कितना है, -y इज इक्वल टू डेल्टा Q2 माइनस W2 इज इक्वल टू कितना मान लिए हो, -x मान लिए हो। चलो -y वर्क ये जो आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है सो वर्क को एरिया अंडर कर्व ग्राफ को दिखला रहे हैं। माइनस में वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उसका वैल्यू उतना ही कम होता है।
उतना ही वैल्यू कम होता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू, ये जो वर्क है माइनस चलो जो 8 जूल किया है, ये वाला जो किया गया है, ये वाला जो किया गया है एक बड़ा सा, हम लोग इसको 10 मान लेते हैं। डेल्टा Q2 इज इक्वल टू -8 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो ये जो वैल्यू जो है सो ये जो वैल्यू -10 जो दिया हुआ है, तो -10 वैल्यू कम है -8 से, -10 के वैल्यू -8 से कम है, ठीक है। तो -10 का वैल्यू कम है, इसका मतलब जब ये इस वाले में से कम वाला जाएगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, कम जाएगा। इसका मतलब यह है कि Q1 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, Q2 से, ठीक है। बात आई समझ में। नेगेटिव में किसी भी चीज़ का वैल्यू जितना बड़ा होता है उसका वैल्यू उतना ही कम होता है। तो नेगेटिव में चूंकि ये दिख रहा था कि वर्क ये वर्क बड़ा आएगा, लेकिन नेगेटिव में आ रहे हैं, इसलिए ये वाला पार्ट क्या करेगा, Q1 वाला जो है सो बड़ा करेगा इन द कंपेरिजन ऑफ द Q2 से। ओके, चलो नोट कर लो, नोट करो। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आगे फिर क्वेश्चन लेते हैं, ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेते हैं। इधर P दिया गया है, इधर वॉल्यूम दिया गया है। एक तरफ में P दिया गया है, दूसरे तरफ में वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम को चलिए मान लेते हैं कि ये दिया गया है लीटर में, और ये वाला जो दिया है वो ATM में दिया हुआ है। चलिए इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंजेज A से B, B से C और C से D, ठीक है। A B C A, फिर उसी पर लौट करके आया। चलिए Q का वैल्यू दिया हुआ है +5 जूल दिया गया है, ठीक है। पूछता है कि इसका वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू वट, इसका वर्क डन क्या होगा। चॉइस दिया हुआ है, A में 0, B में दिया हुआ है +5 जूल होगा, C नंबर में हो जाएगा -5 जूल, D नंबर में नन, इसमें से कोई नहीं होंगे। साइक्लिक प्रोसेस में जानते हो बेटा अच्छी तरह से डेल्टा U का वैल्यू 0 होता है इन साइक्लिक प्रोसेस, और ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये डेल्टा U इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा U इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा U इज इक्वल टू 0 हो गया, ये वाला इसका वैल्यू Q का वैल्यू जो दिया हुआ है +5 दिया हुआ है, ये +5 जूल दिया हुआ है। डेल्टा W इज इक्वल टू, देयरफॉर डेल्टा W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 जूल। कितना हो जाएगा, -5 जूल, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, C नंबर, नोट करो। चलो ऐसा ही एक ग्राफिकल क्वेश्चन और लेते हैं। इधर वॉल्यूम दिया हुआ लीटर में, प्रेशर दिया गया है ATM में। A से B, B से C, A से B, B से C से A, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू 2 दिया हुआ है, यहाँ पर इसके सामने वैल्यू 4 दिया हुआ है।
इधर वॉल्यूम में चेंजेज यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। ठीक है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का वैल्यू फाइंड करना है फॉर ए बी सी ए के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इन ए बी सी ए, पूरे ए बी सी ए में फाइंड करना है। चलो फिर बात वही आ गई, फिर वही बात आ गई है, साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। डेल्टा यू जी इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्क को फाइंड कर लेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में जो भी इसका एरिया आ रहा होता है, ये वर्क डन के ये बराबर होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वर्क फाइंड कर लो, पूरा एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, बेस हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक के बेस 4 में से 2 घटा लो, कितना कर आएगा, 2 कर आएगा। ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी कितना कर आएगा, यहाँ पर ऐसा करो 6 कर लो, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट कर दो, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। लेकिन याद रखना इस साइक्लिक प्रोसेस में एक ट्रिक याद रखना कि वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर साइकिल का हम लोग निकालते हैं। वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, एरिया अंडर साइकिल का जो है सो पूरे के पूरे एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एंड वर्क डन चेंज इन W इज इक्वल टू, अगर क्लॉकवाइज में जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव। ठीक है। तो ये वाली बात जो जा रहा है इधर से इधर, इस तरह से गया है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में कितना आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएंगे। ठीक। यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना निकाला था, यहाँ से 0 साइक्लिक वाले में, डेल्टा क्यू तो आपसे पूछा ही गया है, और ये वाला वैल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया है, 4 आ गया है, 4 जूल। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 जूल। कितने जूल आ जाएंगे, 4 जूल हो जाएगा। ठीक है। पहले तो जो निकाले हुए था ये एटीएम में दिया हुआ था, इसका भी ध्यान रखना, एटीएम में है इसलिए इसको एटीएम में लिखना, पहले एटीएम लीटर में लिखना, इसको एटीएम लीटर में ही लिखना, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर लेना 101.3 से, जूल से चेंज कर जाएगा ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 और 1 5 कर जाएगा, 0 कर जाएगा, 4 कर जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, 405.2। ठीक है। चलो नोट करो, इसको नोट करें। हो गया। ओके। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। इधर प्रेशर दिया गया है, इधर वॉल्यूम दिया गया है।
ए टू बी, बी से सी, सी से डी। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बारे में 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, एक कंपेयर करना है इन द कंपेरिजन ऑफ द जीरो। फाइंड द वैल्यू विद कंपेरिजन टू जीरो, जीरो के कंपेरिजन में फाइंड करना। फाइंड द वैल्यू, ऐसे लिखो, फाइंड द वैल्यू विद कंपैरिजन टू जीरो, जीरो के कंपैरिजन में फाइंड करना है। WA से लेकर करके B तक के, QAB, चेंज इन UAB, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट WBC, QBC, डेल्टा UBC। तीसरा पार्ट WCA, QCA, डेल्टा UCA। चौथा पार्ट WDA, QDA, डेल्टा UDA, ठीक है। विद द कंपेरिजन ऑफ द जीरो फाइंड करना है इसको। ओके, हम लोग क्या पढ़े हैं? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। ये तो फार्मूला लगभग सभी जगह काम करते हैं। जहाँ पर चेंजेस दिखला रहा होता है वॉल्यूम में, वहाँ पर इंटीग्रेट कर करके हम लोग निकालने का काम करते हैं। ओके, सबसे पहला काम ए से लेकर के बी तक के सॉल्यूशन करें हम लोग। सॉल्यूशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक में देखो, प्रेशर इसके बढ़ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। हम लोग आइडियल गैस में क्या पढ़ते हैं हम लोग? फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू nRT। वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V को तो कांस्टेंट रख दिए हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इसका बढ़ेगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी, चूँकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या होगा? ये पॉजिटिव में होगा। तो डेल्टा U का वैल्यू सबसे पहले ये आया, पॉजिटिव में आया। ओके, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 से हो जाएगा। ओके, दूसरी बात इसमें ये देखो, एक तो डेल्टा U इसमें ये पॉजिटिव हो गया है ये, ठीक है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू हम लोग कितना पढ़ते हैं? डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। तो ये वाली बात तो पॉजिटिव में आ गया है, ये वाला बात पॉजिटिव में आ गया है। ओके, जब ये वाली बात ये पॉजिटिव में है तो डेल्टा W इज इक्वल टू, चूँकि वॉल्यूम यहाँ पर क्या जा रहा है? वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं है, और जब वॉल्यूम में चेंजेज जब नहीं होगा, जब वॉल्यूम में किसी तरह का चेंजेज नहीं आएगा, वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है। ये वॉल्यूम में जो वॉल्यूम पहले था, अभी भी वॉल्यूम वही है। ये
हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके प्रेशर बढ़ रहे हैं, ये प्रेशर इसका बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो गया तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0। तो ये वाली बात तो 0 हो गया, ये वाली बात 0 हो गया, ठीक है। और डेल्टा यू का वैल्यू जो आया है ये पॉजिटिव में आया है। कुछ भी मान लेते हैं कि पॉजिटिव, मान लिए कि x आया है ये, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगा। अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा क्यू जो है सो 0 से बड़ा है, तो डेल्टा क्यू भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ओके राइट। और हम लोग W इज इक्वल टू क्या बोले, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क 0 के बराबर हो जाएंगे, वर्क 0 के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो WAB जो आएगा इक्वल टू 0 आएगा विद द कंपेरिजन ऑफ 0। यहाँ पर QAB जो आएगा ग्रेटर देन 0 होगा और WAB जो आ जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करें, मिटावे इसको, चलिए आगे बात करें B से लेकर के C तक के, B to C, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर देखो प्रेशर में किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं है। हाँ, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये वॉल्यूम यहाँ पर चेंज कर रहा है। और जो वॉल्यूम जब एक्सपेंशन होगा तो W का जो वैल्यू होगा, वो नेगेटिव में आएगा, ये तो नेगेटिव में आया। ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इसका टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो डेल्टा यू भी क्या करेगा इसका, क्योंकि टेम्परेचर इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये भी क्या करेगा, ये भी बढ़ेगा। तो डेल्टा यू यहाँ पर से बढ़ गया है, ये डेल्टा यू बढ़ गया है, ग्रेटर देन इतना हो गया है ये, इसका वैल्यू जो आ गया है नेगेटिव में, W का वैल्यू नेगेटिव में, इसका मतलब लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड कर लो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा W। डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव में, चलो मान लेते हैं कि x कोई बात पॉजिटिव में दिया हुआ है, s इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा W जो आ रहा है, डेल्टा W नेगेटिव में आ रहे हैं, ये नेगेटिव में आ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर -y है, देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और x प्लस वाई कोई भी किसी चीज़ का जब पॉजिटिव जब सम लेते हैं तो 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब q भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ये क्लियर है। एक कंडीशन ये उत्पन्न हुआ। आगे हम लोग बात करें C से लेकर के D तक के, बेटा में ओके। नेक्स्ट फ्रॉम C to D, PV इज इक्वल टू nRT। देखो बढ़िया से, यहाँ ऊपर से नीचे यहाँ पर प्रेशर इसका घट रहा है, लेकिन वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं है, वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब W कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो जो वर्क चेंज जो आया है इसमें, ये 0 के बराबर हो जाएंगे, कुछ चेंज नहीं किया, तो CA जो ये जो हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएंगे। ओके, इसके वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका, जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर अप से डाउन, C से लेकर के D तक के नीचे आ रहा है। और जब नीचे आ रहा है इसका मतलब प्रेशर घट रहा है, और जब प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसको तो कांस्टेंट कर दिए हो, वॉल्यूम को तो कांस्टेंट कर दिए हो, और जब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए हो तो P क्या कर रहा है, घट रहा है, ऊपर से नीचे घट रहा है, तो P घटेगा तो T भी घटेगा, तो डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ये भी घट जाएंगे। इसका मतलब डेल्टा यू घटने का मतलब ये है कि 0 से कम जाएगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0 से कम जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा W। डेल्टा यू के वैल्यू कम है, इसका मतलब 0 से कम है, चलो मान लेते हैं कि -y है, ये इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा W का वैल्यू कितना हो गया, ये तो 0 के बराबर हो गया है ये। इसका मतलब डेल्टा क्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -y के बराबर हो जाएगा।
माइनस, कोई भी चीज़ माइनस में आएगा दैट मीन्स 0 से कम जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, कितना से, 0 से कम जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ओके, फिर हम लोग बात कर लेते हैं आगे जो है डी से लेकर के ए तक के। नोट करो पहले इसको। नेक्स्ट D2A, नेक्स्ट D2A, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ देखो इधर से इधर आ रहा है दैट मीन्स वॉल्यूम इसके घट रहे हैं, लेकिन प्रेशर में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, जिस लाइन पर है उसी लाइन पर है। ये प्रेशर में कोई प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट कर दिए वॉल्यूम को कम कर दिए हो, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या करेगा, टेम्परेचर कम जाएगा, और टेम्परेचर कमेगा तो डेल्टा यू की भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी कम जाएंगे। ओके, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी, इसमें चेंजेज आ रहे हैं, ये कम रहा है ये, और ये कम रहा है दैट मीन्स नेगेटिव में, और ये वाली बात नेगेटिव में, नेगेटिव में दैट मीन्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये। तो W का वैल्यू ग्रेटर देन कुछ न कुछ जो बात आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ओके, तो एक बात तो ये पॉजिटिव में हो गया है, ये वाला जो है सो कम रहा है। ये क्या पढ़े हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डब्ल्यू जैसे पॉजिटिव में है, चलो पॉजिटिव में मान लेते हैं कि एक्स दिया हुआ है, डेल्टा क्यू फाइंड करना हम लोगों को, डेल्टा यू भी कम गया है, चलिए मान लेते हैं कि माइनस दिया हुआ है ये, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस वाई हुआ, इसको इधर लेकर क्या हो गया, माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों बात माइनस में हो गया है, इसका मतलब लेस देन कितना हो जाएगा, यू का वैल्यू भी लेस देन ये हो जाएगा, क्यू का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। यू के लिए जो हम लोग बात किए थे ये भी कम गया है, इसका मतलब लेस देन ये भी 0 हो जाएगा। ये क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और खास करके जेई में जीरो के कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पर जो है सो वैल्यू घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन खास करके ज़्यादा रहता है, लॉजिकल क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करेंगे। चलो, आज हम लोगों ने फिनिश किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। राइट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।